इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए। कितने वोट से हारेंगे? तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य माने जाने वाले किलों में दरार पड़ने लगी है? क्या अब चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय समीकरणों पर असर डाल रहे हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति का बदलाव यहां से एक संकेत उसका भी मिल रहा है? क्या विपक्ष को इन परिणामों से नई ऊर्जा मिली है? आज चर्चा में दो ऐसे नतीजे सामने हैं जिन्होंने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने सभी राजनीतिक आकलन को चुनौती देते हुए जीत दर्ज कर ली। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को 18,953 वोटों के अंतर से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उधर मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सत्ता पक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। दो राज्यों के दो उपचुनाव, लेकिन दोनों ही नतीजों ने एक सवाल खड़ा किया जो केंद्र में आ गया है। क्या बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं या फिर यह सिर्फ स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और परिस्थितियों का असर है जिसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी? क्या प्रशांत किशोर की जीत बिहार की राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत है? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर रही है? और सबसे अहम, क्या इन उपचुनाव के नतीजे आने वाले बड़े चुनाव का ट्रेलर है या फिर केवल इन्हें स्थानीय जनादेश के तौर पर ही देखा जाए? और सबसे अहम सवाल यह कि बीजेपी का किला क्या ढह रहा है या उपचुनाव के नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखा जा रहा है? आज जिस तरीके से दो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसने पूरे भारत में या उत्तर भारत में एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, जिसकी बिहार में भी सरकार है, वहां पर इन चुनावी नतीजों के क्या मायने हैं? हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले वो बयान जो सुर्खियों में है। भाई, पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे? बिल्कुल, वो तो है। बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई, आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है।
किस तरीके ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको ऐसी बिल्कुल आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपकी जनता और बिहार की खासतौर पर और बांकीपुर की जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में, और जैसे आप वो जीत जाएंगे तो आपको देखने को भी आगे को मिलेगा। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे अब आज? मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे कई बार लोगों ने कहा, और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे लोगों पता ने नहीं। कहा कि वो बाहर की प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। तो जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब ये बहस ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बिहार में और मध्य प्रदेश में दोनों ही जगहों पर सरकार है, जिस तरीके की स्थितियां हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की बनी हैं, जो मुद्दे सामने आए हैं, क्या उनका इम्पैक्ट है? और प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है कि उन्होंने अपनी करियर की पारी पहले नरेंद्र मोदी के साथ में ही शुरू की है, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में, और उसके बाद जब बीजेपी 2014 में सरकार में आती है केंद्र में, उसके बाद फिर उनका बीजेपी से दुराव होता है और वो अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर के और उनकी चुनावी रणनीति को बनाने का काम करते हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी रहे। नीतीश कुमार ने तो इन्हें सदन का सदस्य भी बनाया जिस समय बीजेपी और नीतीश कुमार का दुराव था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, वो बिजनेस मॉडल था इनका। अब जन स्वराज पार्टी के जरिए जब वो राजनीति में कदम रखते हैं तो वहां पर उन्हें पहले उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिलती क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ते। उनका कहना था कि हम चुनाव लड़वा रहे हैं। अब जो ये उपचुनाव हुआ इसमें खुद वो आगे आए और आकर के बांकीपुर में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। मेरे साथ इस समय धीरज कुमार पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मेरे साथ यशवंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय कुमार जी हैं, जन स्वराज पार्टी के लीडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे यह समझना चाहूंगा कि जन स्वराज पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई है बांकीपुर में, प्रशांत किशोर जिस तरीके से जीते हैं, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि दो चीजें हैं, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर उस तरह की सफलता नहीं थी आपके पास जैसी आज इस उपचुनाव में दिख रही है। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। आवाज आ रही है? हेलो भाई, अब बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी अब बोलें। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमारी जीत नहीं हुई, तो पिछले चुनाव में जनता जो है ये देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंगल राज जो है, तो क्योंकि जंगल राज के राजकुमार ने अपने आप को घोषित किया हुआ था कि मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, तो लोग जो है तो ये जंगल राज का जो सीक्वल नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उनको ऐसा लगा कि नहीं, चलिए जो स्थिति मैंने स्टेटस को में अपने आप को रखने के लिए जनता जो है तो माइंड मेकअप कर चुकी थी। यही वजह रही कि हम पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। लेकिन इस पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है नई चुनी हुई सरकार का, और जिस तरह से सम्राट चौधरी पिछले दरवाजे से एंट्री किए हैं, ना तो उनको ये मैंडेट सम्राट चौधरी को मिला था, इसलिए जनता जो है सो इस एनवायंस में
इस बार चाह रही थी कि हम इनको ये सबक बता दें, ये सबक सिखा दें, और एक तरह से जनता ने चेतावनी ही नहीं दिया है। अब जनता ने मन बना लिया है कि अब हमें ऐसी कोई सरकार नहीं चाहिए जो इस तरह से भयादोहन करके कुर्सी को हथियाने का काम करती है, बैकडोर से आने का काम करती है। और आप देखें कि पहली बार ये जो चुनाव हुआ है जिसमें ना तो कोई जाति है, नहीं तो कोई वोट बैंक है, नहीं तो कोई धर्म है, ये पूरी तरह से जनता का खुद का चुनाव है। जनता खुद की लीडर थी और जनता का ये खुद का मैंडेट। ठीक है, मैं अब कांग्रेस के पास चलता हूं और अजय जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की जीत दतिया में कांग्रेस को मिली है, हालांकि ये सीट कांग्रेस के पास ही थी, पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनकी बगावत भी सामने आई। जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया। बावजूद इसके घनश्याम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उनकी जीत होती है। दतिया में बीजेपी का हारना और कांग्रेस का लगातार दोबारा जीतना, यह कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी बात है? देखिए, कांग्रेस की जीत कम है और भाजपा की हार ज्यादा है। इसे आप इस तरह से पैन इंडिया जिस तरह का एडवांस चल रहा है भाजपा को लेकर करके, जिस तरह से भाजपा ने, मेरा सवाल नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल अजय जी आपसे नहीं है, ये यशवंत जी से मेरा सवाल था। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूजन हुआ है। चंदेल साहब आपसे मेरा ये सवाल कांग्रेस को लेकर। जी, आदरणीय शेखर जी आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। शेखर जी, दतिया की यह जीत राज्य की राजनीति में बदलाव का शंखनाद है। 2023 में जनता ने इनको रिजेक्ट किया था और अभी 2026 में भाजपा को लगातार दूसरी बार दतिया की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जनता ने नफरत की राजनीति को हराकर मोहब्बत और समरसता को चुना है। तमाम प्रशासनिक दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी की ताकत और मंत्रियों की फौज, 25 से ज्यादा मंत्री इन्होंने वहां पर दतिया में उतार रखे थे। मुख्यमंत्री खुद गली गली जा रहे थे, प्रचार के लिए जा रहे थे। दो केंद्रीय मंत्री वहां पर आए, पूरा इनका संगठन लगा हुआ था शेखर जी, लेकिन जनता ने इनको सबक सिखाया है। मैं प्रणाम करता हूं दतिया की जनता को, नमन करता हूं दतिया की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता बिना डरे और बिना उसके लगातार वहां पर पार्टी के पक्ष में काम करते रहे, डोर टू डोर कैंपेन करते रहे वहां पर, उसी का रिजल्ट है आज आदरणीय शेखर जी कि वहां पर कांग्रेस ने अपना परचम फहराया है। और राजेश जी, शेखर जी, जनता ने यह साबित कर दिया है कि अहंकार और तानाशाही की राजनीति अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब भाजपा का डाउनफॉल चालू हो चुका है और निसंदेह जिस तरह से जंतर मंतर पर जनजी पर लाठीचार्ज किया गया, अभी भोपाल में आपने देखा किसानों ने लगातार मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास किया है। ये सब मुद्दे जनता इनसे अब सवाल जवाब मांग रही है कि इनको केवल अब हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, अब आपको आके जमीन पे काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी की समस्या को हल करना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है मध्य प्रदेश में उसको ठीक करना पड़ेगा, जो शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है उसको ठीक करना पड़ेगा यहां पर आपको लगातार। और इसी तरह से लगातार जिस तरह से जनजी के ऊपर इन्होंने जंतर मंतर पर लगातार लाठीचार्ज किया था, ये दतिया की जनता भी, दतिया के जनजी भी ये इस चीज को देख रहे थे कि किस बेरहमी से आपने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, पैलेट गन उनके ऊपर, अपने ही छात्रों, अपने ही बच्चों के ऊपर आपने पैलेट गन दागा है, उसका जवाब यहां पर दतिया में आपको मिला है आदरणीय शेखर जी। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस बिहार की तरफ। अनिता यादव जी हमारे साथ में है, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। अनिता जी, बांकीपुर में जिस तरीके से चुनावी नतीजा आया है उसको लेकर के आरजेडी क्या सोच रही है, किस तरीके से देख रही है इस चुनावी नतीजे को? देखिए, लोकतंत्र है और जनता जिसको चुनेगी उसका हम स्वागत करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे प्रशांत जी, उनको एक सीट आया है
कम से कम अब किस तरह से वो जनता के हित के लिए सदन में क्या बोलते हैं ये जनता भी देखेगी। और मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप जिसको चुन के भेजे हैं, भगवान करे उनको सुबुद्धि आए और वहां जाके मनुवादी विचारधारा ना रखें, जैसा कि अभी उनके प्रवक्ता जिस विचारधारा के तहत जिस तरह का आरोप अभी लगा रहे थे कि उस मनुवादी विचारधारा से ऊपर उठकर जनता के कल्याण की बात करें, पिछड़े दलित गरीबों के हक की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोट उनको आए हैं उसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक सभी का उसमें सहयोग है। तो उनके हित की भी बात करें। जो ये जंगल राज की बात कर रहे थे, तो जंगल राज जब भी कहा जाता है तो मुझे बस एक ही चीज समझ में आता है कि जिस राज्य में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई हो, उसको अगर कोई जंगल राज कहता है तो जरूर एक बार विचार आ ही जाता है कि सामने वाला मनुवादी होगा, तभी इस तरह की बात वो कर रहा है। तो मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जिस उनको भेजा है वो उस पर खड़े उतरे। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। धीरज कुमार पांडे जी हमारे साथ में। धीरज जी, ये दतिया और बांकीपुर विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, विरोधियों में खुशी तो है ही अपनी अपनी जीत की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खुशी उनकी यूं बट रही है कि बीजेपी को उन्होंने हरा दिया है। और बांकीपुर, जहां आप 35 साल का, वो जो 30-35 साल का आपका किला था, वो जाता रहा। दतिया मध्य प्रदेश की सीट है, वहां पर पिछली बार आपके गृह मंत्री राज्य के हारे थे, नरोत्तम मिश्रा। दोबारा फिर आपने कैंडिडेट बदला, उनको टिकट नहीं दिया और नतीजा नहीं बदल पाए। सवाल इस बात का है कि जो बात आपके साथी पैनलिस्ट या दूसरी पार्टियों के लीडर्स कह रहे हैं, उसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को लगता है कि हार का कारण रही हैं? जी शेखर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सारे को मीडिया पैनलिस्ट, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आज जो जनादेश आया है, मैं उन सभी लोकमत के जो हमारे प्रहरी हैं, जो हमारे देवतुल्य मतदाता है, मैं उनको नमन करता हूं और उनके जनादेश का सम्मान करता हूं। साथ ही साथ जो बिहार बांकीपुर में हमारे प्रशांत किशोर जी जीते हैं, या फिर दतिया में जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हों, या फिर गुजरात में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं, मैं उनको भी बधाई और सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि जनता ने जो जनादेश दिया है और जिसके लिए आपको चुन के भेजा है, आपके जिन नैरेटिव से उन्होंने भेजा है, आप उसको फुलफिल करने का प्रयास करें। हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात है कि वो कभी उत्साहित नहीं रहती है। उसके पास अगर हार है, अगर जीत है, तो वो सभी चीजों का समीक्षा करती है। इसीलिए शायद हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। सिर्फ हम पार्टी नहीं, हम एक विचारधारा आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित संगठन है। और मैं अभी सभी के तर्कों को सुन रहा था। कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री तक चुनाव प्रचार में उतर आए, कोई कह रहा था कि बड़ी फौज उतार दी। स्वाभाविक रूप से हम एक संगठन है और हमारे लिए हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, सबसे पहले वे हमारे संगठन के कार्यकर्ता है। और जब संगठन चुनाव लड़ता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मेरी एक जिम्मेदारी तय है कि मुझे मीडिया के साथ रहना है। हमारे जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी तय है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है तो यही होता है, जिन राज्यों में वो है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है, जिसके पास जितनी संख्या है वो अपनी संख्या से उतरता है। तीसरी बात, सबसे मुख्य बात जो है कि हम किसी भी, हमारे डिक्शनरी में हम जीत मानते हैं, हार से हम हमेशा सीखते हैं। हम लोगों के पास जीवन में एक संकल्प है। संकल्प ऐसा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो विकल्प लेके नहीं चलती। संकल्प उसके लिए सबसे जरूरी है। संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ साथ इस देश, इस राज्य का विकास। भारतीय जनता पार्टी की नीति और उसकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। तभी शायद आज भारत के लगभग 80% राज्यों में हमारी सरकारें हैं। हम डायरेक्ट सरकार में हैं या गठबंधन के साथ हैं। भारत के बड़े भूभाग पे हमारा सरकार आज काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां स्थापित है। ये बताता है, ये दर्शाता है
कि भारत की महान जनता का, भारत के देवतुल्य मतदाता का कितना बड़ा भरोसा हम पर है। ठीक है, निश्चित रूप से कभी कभी सत्ता बदलाव का मूड बनाती है, उन्होंने बदलाव दिया है, हम किसी भी बदलाव को स्वीकार करते हैं। ठीक है धीरज जी, आपने जो बातें कही जी, समीक्षा भी करते हैं। आपने जो शेखर जी बताइए, आपने जो बातें कही हैं वो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के चुनावी नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे एक सम्मानजनक स्थिति और जनता के बीच में अपनी जो वजन है उसको बरकरार रखा जाए, उन चीजों का आपने ख्याल किया। लेकिन मैं दो चीजें समझना चाहूंगा। आप चूंकि बिहार से हैं तो मैं बिहार के लिहाज में ये कहता हूं, आप ही के जवाब से ये सवाल है। आपने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा है, उस विचारधारा का झंडा जिस आदमी को आपने सौंपा, यानी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सीट जिस पर आपने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली खड़ा कर दें वो भी जीत के चला आएगा, वहां आज आप 18-20 हजार वोटों से हार रहे हैं। तो क्या आपका अहंकार था या आपके एनालिसिस में चूक थी? जिस तरीके से नितिन नबीन उस जगह पर खुद जाकर के प्रचार कर रहे थे, 3 दशक की जीत का आंकड़ा आपके साथ में खड़ा था, वहां जनता रातों रात पलट गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मीसा यादव ये कह रही हैं कि कुत्ता बिल्ली की जगह बीजेपी ने लोमड़ी को जिता दिया है। मीसा भारती जी को तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भाई जाके अपने भाई से पूछे, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी से पूछे कि विदेशों में क्या कर रहे थे जब उनकी पार्टी के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे थे। उनको तो सबसे पहले आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि पूरे चुनाव प्रचार में वो कहां थे। विदेशों से उनकी तस्वीरें आ रही थी, प्रत्याशी घोषित हो गया, प्रत्याशी नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव प्रचार कर रहा है, उनके सबसे बड़े नेता ही गायब हैं। तो मीसा भारती जी को तो मेरा सलाह होगा कि उनको पूछना चाहिए अपने भाई जान से जाके कि आप कहां थे और हम किस प्रकार का चुनाव लड़ रहे थे। देखिए ठीक है, आपकी सलाह पे हम अनिता जी से इसका जवाब ले लेंगे। अभी बीजेपी वाला जो सवाल था उस पर भी जवाब दीजिए। जी मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूं। निश्चित रूप से देखिए, बांकीपुर हमारा पिछले 3 दशकों से हम वहां से लगातार जीत रहे थे। निश्चित रूप से वहां की जनता का बहुत बड़ा भरोसा था हम पर, तभी हम वहां पे इस प्रकार का मैंडेट हासिल कर रहे थे कि हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। हाँ। लगातार नवीन किशोर सिन्हा, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी, कभी कभी जनता अपना एक मूड बनाती है, हो सकता है उनको कुछ बदलाव का मूड हो। हमने कहा कि हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं और हम इसमें निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे, लेकिन इससे हमने जो विकास वहां पे किया है, बांकीपुर की जनता का जो भरोसा हम पे रहा है, क्योंकि हमने बांकीपुर को विकसित किया। अभी हाल फिलहाल अनीता जी भी जानती है, पटना शहर में ही रहती होंगी, उसी विधानसभा में एक नाला हुआ करता था जिसपे सड़क नहीं थी, लोगों के पास अपने दरवाजे में जाने का रास्ता नहीं था। उस नाले पे हमने सड़क बनाकर इनकम टैक्स गोलंबर से हमने सीधा काली मंदिर को जोड़ने का कार्य किया है। वहां पे हमने जो फुटपाथ के हमारे दुकानदार थे उनके लिए हमने वेंडिंग जोन बनाया है। ये सारी चीजें तो आपको करनी है भाई, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप ही सरकार में तो आप करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। हम अनिता जी आपके पास आता हूं मैं, ठीक है। हमने वो कहा, आज इनके पास मुद्दा है कि हमने भाजपा को हराया। सारी दलों का, राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी बात नहीं कही, कांग्रेस ने अपनी बात नहीं कही कि ये कहां खड़े हैं। इनको सबसे पहले अपने देखना चाहिए, वो जीत के खड़े हैं। ठीक है धीरज जी, हो गया। मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अजय जी के पास चलते हैं और उस पर बात। अभी अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, ये एक बड़ी चीज है कि कुछ लोगों को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी की बू आ रही है, और एक तरफ खुद प्रशांत किशोर हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति को बनाते बनाते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि भले अपने पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो, लेकिन आज उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। राजनीति में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को खड़ा करने के लिए इस तरीके के प्रयास अलग तरीके से भी होते हैं। तो कुछ ऐसा है क्या मीसा भारती की बात में कुछ दम है, या यूं ही कह रही हैं वो? ये पिछले चुनाव में भी किसी को ए टीम बताती थी तो किसी को बी टीम बताती थी। ये अपने सुविधा के अनुसार से, सहूलियत के अनुसार से ऐसे बयानों को देने का काम करते थे लोग। नतीजा ये लोग क्या हुआ, इन लोगों को नतीजा हुआ कि ये खुद जो है सो उसमें उस चुनाव में बुरी तरह से पिटे,
और फिर जब हमारी बारी आई है और आज हम जब जाति धर्म सारे चीजों से उठ करके जब जनता ने हमें चुना तो इनको जो है सो फिर से एक वही जुमला याद आ रहा है कि ये प्रशांत किशोर के बी टीम है, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये भाजपा के बी टीम है। तो ये लोग जो है सो कंफ्यूज हो चुके हुए हैं, इनको खुद पता ही नहीं है कि इनके अनिता जी कह रही खिसक गई। थी, अनिता जी तो कह रही थी कि आप मनुवादी भी हैं। अब सर ये है ना, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ये पता नहीं मनुवाद कौन सा किताब पढ़ करके बैठी हुई हैं और मनुवाद क्या है। हम लोग तो कभी उस किताब के आसपास गए भी नहीं है, देखे भी नहीं है ये मनुवाद जो है सो क्या कहता है। हमारा मैसेज सीधे सीधे पब्लिक के साथ था कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सोल्यूशन है विधानसभा, और ये सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। न छात्रों का सोल्यूशन हो पा रहा था, न किसानों का सोल्यूशन हो पा रहा था। आए दिन हत्याएं हो रही थी, भरत तिवारी हत्या हुई, बंटी यादव हत्या हुई, मुकेश श्रीवास्तव हत्या हुई, पेपर लीक हुए, कॉकरोच ये करके सीजेपी वाले ने जो अपना एनवांस दिखाया वहां पर। तो ये सब चीज का मिला जुला असर इतना ज्यादा भाजपा को इस तरह से जो है पेनिट्रेट कर रहा था कि भाजपा जो है ऑलमोस्ट सरेंडर पहले हो ही चुकी थी। और भाजपा के सरेंडर होने का ही नतीजा था कि आपने देखा कि प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब भाजपा जो है तो पूरी तरह से सरेंडर्ड है। ये एक सीट जो है तो आगाज है, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हम अकेले अब एक सीट पे नहीं हैं, अब हम 243 सीट की तरफ बढ़ रहे हैं और 2030 में हम ही मुख्यमंत्री होंगे, हमारी ही सरकार होगी। इनको जो आरोप लगाना है अनिता जी को ये लगाते रहे, क्योंकि ये सर्वे करके विदेश जा चुके थे। इन्होंने सर्वे किया और देखा कि इस चुनाव में हमारा दाल गलने वाला है नहीं। और आप देख लीजिए इनका वोट का परसेंटेज बता रहा है कि जहां पिछले चुनाव में ये 40,000 वोट लाए थे, इस चुनाव में ये 10-12 हजार पे रह गए। तो ये सर्वे कर चुके थे, इनके नेता को पता था कि यहाँ पे आने पैसे भी खर्च करने बेकार है, समय लगाना बेकार है, इसलिए ज्यादा अच्छा यही है कि चलो भाई छुट्टी मना कर। एक सेकंड, आपने कहा कि इनके नेता को यह पता था कि यहां पर पैसे लगाना भी बेकार है, मतलब आपने लगाए हैं क्या? नहीं, मैंने पैसे नहीं लगाए हैं। आप जब चुनाव में जो है किसी भी तरह के 10 पैसे यदि खर्च होते होंगे तो उतना भी मुनासिब इनके नेता ने नहीं समझा कि हम पोस्टर बैनर भी ढंग से छपवा सके। हमने देखा है, चारों तरफ घूम करके देखा है कि कहीं ये इनफैक्ट ये परसों कर ही नहीं रहे थे, वोट मांग ही नहीं रहे थे। इनको पता था कि हमको वोट मांगने से मिलने को नहीं है। नहीं, वो ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टी के पास या प्रशांत किशोर जी की कंपनी के पास पैसा नहीं। अरे बड़े महंगे चुनावी रणनीतिकार रहे हैं भाई, 400, 500 करोड़ रुपया एक एक कैंडिडेट और एक एक स्टेट से उनको आता रहा है। तो आप ऐसा मत समझिए कि केवल जो है बीजेपी या कांग्रेस या आरजेडी इन्हीं के पास पैसा है। चुनाव जीतना रहता तो पिछले चुनाव तो हम जीत लेते ना 200। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा, पैसे की बात तो आप लेकर के आए, इसलिए मैंने कहा भाई वो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं निकालूंगा सवाल आप ही लोगों की बात से, ऐसा नहीं है। अनिता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा हम उस समय क्यों नहीं चुनाव जीत पाए जब। नहीं, ठीक है, अभी चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। अभी देखिए, दूसरा ऐसा थोड़ी कि दूसरा उस फार्मूले पे नहीं है, वहां पे भी है। आरजेडी जिस तरीके से चुनावी रंग में अपने आप को रंग नहीं पाई, अनिता जी, जिस तरीके से आरोप बीजेपी और जनसुराज दोनों की तरफ से लग रहा है कि आपके लीडर तो चुनाव प्रचार में थे ही नहीं, वो विदेश घूम रहे थे और उनका अपना आकलन, मान लो चलो पैसा अपनी जगह पे है भाई, अब मिट्टी तो कहीं खोदी नहीं जा रही है, कोई मॉल वॉल तो बन नहीं रहा है, वापस आकर के बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है। तो वो तो दौर गया जब मतलब नीतीश कुमार के समय पे दोनों आपके आरजेडी के लीडर्स डिप्टी सीएम हुआ करते थे। अभी तो माहौल बदल गया है, तो उतनी मैं मानता हूं कि मतलब वो दौर नहीं रहा, लेकिन इतना भी ऐसा भी नहीं आया था कि विदेश ही चले जाएं, मतलब बीजेपी और जनसुराज को यह कहने का मौका मिल जाए कि भैया लड़ तो लेते। देखिए, तेजस्वी जी सिर्फ पार्टी नहीं है, पार्टी में और भी लोग हैं जो अन्य पदों पर हैं और सारे लोग यहाँ मौजूद थे। और जैसे ही तेजस्वी जी आए अपना दौरा जारी रखा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दर्द अगर हम लोगों को ज्यादा होता तो समझ में आता, लेकिन हम तो खुश हैं कि बदलाव होना चाहिए लोकतंत्र में और जनता को एक बार जनसुराज को भी देख लेना चाहिए और उन्हीं से है वो तो स्वीकार करें और जीत हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग हार स्वीकार करें। भाजपा को दर्द हो रहा है कि ये क्यों गए, अरे भाई चले गए तो अच्छा ही है ना कि आपको उतना भी वोट आ गया, नहीं तो और आप बुरी तरह से हार जाते, ठीक है, या जनसुराज को दिक्कत हो जाती।
तो आप लोग कोई अपने हार को उनका कम हो गया, जैसे कह रहे कि इनके चल जाने से बहुत कम वोट आया, तो आपका हार का प्रतिशत कम हो गया, आप पटाखे छोड़ दीजिए। आपका जीत तय हो गया, आप पटाखे छोड़ दीजिए। आप लोग के पेट में इस बात से दर्द है भाई, जो देश का मुखिया है वो चला जाता है जब असम में बाढ़ आता है, मणिपुर जल रहा है, जंतर मंतर पे नहीं, वहां तक मत जाइए। एक सेकंड अनिता जी, ऐसा है कि देखिए जिस नहीं, एक मिनट आप बोलने दीजिए। देखिए हम बीच में हम कभी नहीं बोलते, तो उस समय किसी के पेट में दर्द नहीं होता कि कौन कहां जा रहा है। अभी देश के प्रधानमंत्री को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आप तेजस्वी जी कहीं चले जाएं तो सबको पेट में दर्द होने लगता है। भाई उनका भी परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका भी व्यक्तिगत जीवन है ना। वो मोदी जी जैसे संन्यास नहीं लिए, वो तो संन्यास लेकर भी मान लिया मैंने आपकी बात की, तेजस्वी यादव के सामने कोई व्यवस्था रही होगी, वो चले गए। लेकिन एक बात समझिए, जो बात आपने कही है अनिता जी, सुनिए तो वरना चर्चा आगे नहीं बढ़ती। आपने महत्वपूर्ण बात कही, मैंने अजय जी को भी टोका था इसीलिए बीच में, जब उनकी बात महत्वपूर्ण लगी थी मुझे। आपने ये बात कही कि अगर तेजस्वी यादव कैंपेन में आते या आरजेडी उस तरह से चुनाव में अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाती तो ये जनसुराज पार्टी न जीत पाती, बीजेपी को फायदा हो सकता था। तो मैं अब आपकी बात ये मैंने नहीं कहा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने अभी कहा ना मैंने नहीं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए, इस बात को लेकर के आरजेडी की चिंता थी। क्लियर कर दे रहा है, हो सकता था कि इनके जीत का प्रतिशत कम हो जाता, क्या नतीजा होता, उनका हार और बढ़ जाता, भाजपा की हार का दायरा और बढ़ जाता। मतलब आप ये मान के चल रहे थे कि बांकीपुर आप जीतने नहीं जा रहे हैं। आप उससे हार गए तो आप उसके लिए खुश हो जाएंगे। नहीं, आप जीत गए उसके लिए। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। आरजेडी इसलिए मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों कहा कि विचारधारा क्यों बनी, मतलब घुमा फिरा के भी कुछ भी हो तो तेजस्वी को लाना है, कुछ भी हो। नहीं, आप जीत गए, चर्चा ओहो अनिता जी सुनिए, जब चर्चा होती है ना तो इसमें स्ट्रेटेजी को समझा जाता है। मेरे ऊपर छोड़िए, वो मेरे ऊपर छोड़िए। अरे भाई आपके ऊपर कैसे छोड़ दें, हमारे जो व्यूअर्स हैं बिहार के लोगों को ये तो समझ में आए। एक तरफ अगर आरजेडी या तो ये मान के चल रही थी कि हम बांकीपुर नहीं जीत रहे, अगर वो स्थिति थी तो फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि अगर आप लड़ते और इनके वोट परसेंटेज कम होते या उनको जीत मिलती तो इसका मतलब कि ये पैक यहां पे हुआ। क्या हमने लड़ा है अपनी। आपको शुरू में जो एक लाइन बोले आप सुने नहीं, सिर्फ तेजस्वी जी से पूरी पार्टी नहीं होती है, हमारी बाकी टीम यही थी और सब लोग लगे हुए थे। चलिए तेजस्वी जी आए, वो दौरा किए, हाँ ठीक है। लेकिन जब इन लोगों के आरोप का हम जवाब दे रहे थे कि आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, भाजपा की भी पेट में दर्द है कि तेजस्वी जी विदेश क्यों चले गए, इनके सुरजनपुर को भी दर्द है कि वो विदेश क्यों चले गए। वो इसलिए भी है, ठीक है अनिता जी आपने अपनी बात रखी, ठीक है। वो इसलिए भी है कि आपकी पार्टी लालू यादव अभी मतलब जितने बड़े वो अपने राजनीतिज्ञ हैं या चाणक्य की भूमिका पीछे से निभाते हैं, उसके आगे बीजेपी हो चाहे जनसुराज हो, वो अभी भी पानी मांगती ही है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, ठीक है। अब मैं यशवंत जी आपसे, ठीक है यशवंत जी से मेरा सवाल है, आ रहा हूं अनिता जी, मेरा सवाल यशवंत जी से है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश में विदतिया भी चलेंगे अपन, बिहार के साथ साथ आज मध्य प्रदेश में वहां पर भी बीजेपी को झटका लगा है। तो चंदेल साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से दतिया लगातार कांग्रेस को दोबारा जीत का परचम लहराने का मौका दे रही है वहां की जनता, लेकिन इससे पूरा 230-29 सीटों का आंकड़ा तो नहीं बदल जाता है, मतलब पूरा मध्य प्रदेश तो नहीं बदल जाता है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी अपनी अंदरूनी वजहों से ज्यादा हारी, या आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी जिस तरीके की चीजें कर रही है वो ज्यादा अब इंपैक्ट दिखाने लगी हैं और उसका नतीजा है? शेखर जी कांग्रेस अब जिस तरह से आप देखिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से लगातार किसानों का मुद्दा हो चाहे छात्रों का मुद्दा हो, हर चीज पे जिस तरह से वो
काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में भी जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार जी हैं, और सबसे बड़ा फायदा हमको शेखर जी, वहां पर हमने संगठन सृजन के माध्यम से जिले से लेकर बूथ स्तर तक हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। हमारा संगठन वहां पर बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, वहां पर बूथ स्तर में जाके काम कर रहा था। उसके बदौलत वहां पर हमको वहां पर जीत मिली। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करके लगातार जनता से संपर्क साध के उनको पोलिंग बूथ तक लेके आए, उनसे वोटिंग करवाई, और इन सब सारी चीजों के कारण पूरी पार्टी एकजुट होकर जिस तरह से हमने वहां पर चुनाव लड़ा है, और निसंदेह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे एलओपी राहुल गांधी जी हो, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से ये लगातार देश के मुद्दों को उठा रहे हैं संसद में, और जिस तरह से लोगों की बात कर रहे हैं, जनता का भरोसा अब शेखर जी कांग्रेस के साथ में लगातार जुड़ता जा रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सबकी बात करती है और सबको अपने साथ में लेकर चलती है। चंदेल साहब, आपकी बात से मुझे यह भी लग रहा है कि जनता राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं उनकी तो सुन ही रही है, और साथ साथ जो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जैसे नेताओं का जो दौर था वो भी अब खत्म होता जा रहा है। अब आप जैसे यंग लीडर्स आगे आ रहे हैं और चीजों को ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब वो प्रभाव भी अब जा रहा है, क्योंकि दिग्गी राजा, जिस तरीके से दिग्गी राजा ने 10 साल राज किया, उसके बाद फिर कांग्रेस का अता पता नहीं रहा, और बीच में अभी कमलनाथ की सरकार बनी भी तो पता चला दिग्गी राजा का ही हाथ था उसमें, और उसके बाद ज्योतिरादित्य निकले और सरकार भी निकल गई। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी वहां पर इन लोगों को किनारे कर दिया है। ठीक है, हो गए तुम्हारा दौर गया, अब हम करेंगे। नहीं शेखर जी, इस दतिया चुनाव में आपने देखा होगा कि वहां पर लगातार चाहे जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंघार जी हो, इनके साथ साथ में दिग्विजय सिंह जी ने भी वहां पर पूरी कमान संभाल के रखी हुई थी, और इन सब ने मिलकर वहां पर प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि हमने इतने भाजपा के पूरी मशीनरी झोंक दी वहां पर, धन बल, पूरे मुख्यमंत्री 25 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री लगे हुए थे, पूरा संगठन इनका टूट पड़ा था वहां पर। इसके बावजूद भी हम वहां पर जीत पाए हैं, क्योंकि वहां पर निसंदेह इन सब लोग का, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे पूरा हमारा नेतृत्व हो, ये सब लोग उसमें बिल्कुल अच्छे से काम किया इन्होंने, तभी हम वहां पर मजबूती से वहां पर जीत पाए हैं। ठीक है अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, मुझे अब दूसरे इसमें जाना था मैं। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ ही आपसे संपर्क करेंगे। यशवंत जी, आपने अपनी बात रखी है। अजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कार्यालय में हूं मैं, थोड़ा पटाखे की आवाज चल रही है, थोड़ा सुनना। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये पार्टी कार्यालय में अभी लोग पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए, जीत का जश्न मना रहे हैं लोग। अच्छा, तो ठीक है भाई, अजय जी को जरा आप फुल फ्रेम लें हमारे साथी, और हम भी देखते हैं कि पार्टी कार्यालय में जो दृश्य है, आप अपनी बात कहते रहिएगा और पटाखे जो दृश्य हैं वो भी दिखाते रहिएगा। ये अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। अजय जी को फुल फ्रेम में लीजिए, अजय जी को फुल फ्रेम में लीजिए। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की अभी आपको जीत मिली है, क्या वो पूरे बिहार पर भी इंपैक्ट डालेगी, या आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर के लिए एक चुनौती है कि वो अपनी बात को सदन के भीतर जिस तरीके से रखें, उससे आने वाले समय में जन स्वराज पार्टी को फायदा मिले? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पटाखे और आतिशबाजी जिस तरीके से हो रही है जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में, धीरज जी को आवाज़ मुझे लगता है कि अजय जी को नहीं पहुंच रही है। धीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, बीजेपी के लिए एक चुनौती तो है कि अपनी सरकार में उपचुनाव कम से कम हारना, और वो भी दतिया जैसी सीट हो या बांकीपुर जैसी सीट हो, तो ये कहीं ना कहीं तो बीजेपी के लिए सेटबैक है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि आप
जिस व्यक्ति को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसकी परंपरागत सीट अगर उसके बीजेपी के हाथ से निकल रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या नितिन नवीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है या इसके पीछे कुछ और आपको चीजें नजर आ रही हैं? देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से लेके तीसरी बार, चौथी बार सरकार तक का सफर तय किया है। एक बहुत लंबा अनुभव, बहुत लंबा संगठन, बहुत ही अनुभवी संगठनकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ना जाने आपने जो प्रश्न उठाए वाजिब है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के टोटल काल में ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसी प्रस्तुतियां हमारे सामने हुई हैं, लेकिन उन सबसे उभरकर ही जो निखर कर आती है वही भारतीय जनता पार्टी है। अभी मैं सुन रहा था हमारे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता बघेल साहब को, मध्य प्रदेश की जनता ने भी एक परिवर्तन किया था वहां कमलनाथ जी के रूप में। कितने दिनों तक चल पाए और फिर क्या परिवर्तन हुआ वहां पे, ये मेरा प्रश्न उनसे रह जाएगा। वो निकल गए। अनीता यादव जी हमारी कह रही थी, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, कि होती ही अपनी जिम्मेदारियां सामने जब चुनाव हो और आप एक संगठन है और आप दल के सबसे बड़े नेता हैं, अब उससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। और इन्होंने कहा कि अपना मत देखें आप। मैं तो अनीता जी को कहना चाहूंगा कि आप अपना मत प्रतिशत जरूर देखिएगा। कहां 46,000 था, कहां 11,000 कुछ वोट रह गए आपके पास। मत प्रतिशत किसका घटा है ये आपको अनीता जी जाके मेरी तरफ से आप जरूर चेक करिएगा। हमने शुरू में कहा कि हम समीक्षा करने वाले लोग हैं, हम अपनी हार और जीत दोनों में उत्साहित नहीं होते। ठीक है हम जीत में भी कभी ठीक बात है धीरज जी, ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया है, जो बात मैं अभी अजय जी और अनीता जी से पूछता हुआ ही आ रहा था। अब आपने ये बात बताई कि 46,000 से अगर वो 11-12,000 वोटों पर चले गए तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा प्रशांत किशोर जी को मिला है। तो अब ऐसी स्थिति में मैं ये समझना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जीतें, इस बात को ज्यादा तत्परता से आप चाहते थे या आरजेडी चाहती थी? इस जीत का श्रेय जितना प्रशांत किशोर को नहीं जा रहा है, आप दोनों में से कोई एक तो है जिसको इस श्रेय का कुछ हिस्सा जाना चाहिए। आ रहा हूं सुनिए। अपने अपने हिसाब से आप अंदाजे लगा सकते हैं। आज पूरे डिबेट में मैं आपके साथ हूं, मैंने देखा कि जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए अनीता जी को मैंने जो कहा कि आप जाके मत प्रतिशत जरूर देखिए अपना। और हमने सबसे पहले शुरू में कहा कि हम जनादेश का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम कभी जीत में बहुत उत्साहित नहीं होते और हार में हम कभी उन्मादित नहीं होते। हम बहुत संयमित लोग हैं, इसीलिए शायद हम विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता से मैंने अभी सवाल किया कि परिवर्तन किया था वहां की जनता ने, कमलनाथ जी आए थे, कहां चले गए, क्यों जनता ने पुनः परिवर्तन कर दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नीति, एक नियत के साथ चलने वाली पार्टी है, जिसकी स्पष्ट नीतियां हैं और बहुत साफ नियत है। और इसीलिए भारत के हर भूभाग पे हम लगभग आज अपनी सरकार बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने जनता का भरोसा जीतने का कार्य किया है। हमने बिहार और देश के लगातार, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार विकास करने का सिर्फ बात नहीं किया है, विकसित किया है। मध्य प्रदेश में हम 2002 से लगातार थे, एक बार बीच में 2.5-3 साल के लिए कांग्रेस आई। बिहार में हम लगातार हैं, लगातार है। रही बात, मैं अनीता जी को जरूर कहूंगा कि कभी इनकी पार्टी, जब तक वोटर आई कार्ड नहीं होता था बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल की फुल मेजॉरिटी की सरकार होती थी। आपको शेखर जी याद होगा 93-94 में वोटर आई कार्ड बनना शुरू किया, तब भारत में सिर्फ 30% वोटर आई कार्ड थे। तब तक तो ये सरकार बनाने में सफल रहे। 2000 आते आते जहां 100% लोगों के पास वोटर आई कार्ड पहुंचा, 2000 का आप रिजल्ट देख लीजिए, किस प्रकार से इनको विधायकों को अगवा करना पड़ा था सरकार बनाने के लिए। और पुनः 2005 में आइए, जब लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी दोनों ही चुनाव हार गए। कहां से हारे? जहां पे कहा जाता था कि गढ़ है, जिस तरह से आज अपने बांकीपुर को गढ़ कह रहे हैं, राघोपुर से हारे, छपरा से हारे, शरद यादव जी ने लालू यादव जी को मधेपुरा से हराया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रायबरेली में राहुल गांधी जी हार गए। गढ़ हारता है, लेकिन पुनः अगर वो वहां पर स्थापित होता है, अमेठी में हारे थे, ठीक है धीरज जी, वो अमेठी में हारे थे राहुल गांधी। अब मैं 2-3 चीजें जरूरी हैं जो आपकी बात से निकल रही हैं, क्योंकि देखिए जीत या हार पार्टी की अपनी जगह पे है। आरजेडी ने क्यों नहीं लड़ा, या बीजेपी की हार हो गई, या जनसुराज जीत गई,
इससे भी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ता आया है और जो उसकी पर्सनैलिटी है वो बहुत बड़ी एक इस पूरी चर्चा की पिन पॉइंट। इस बात को समझना होगा। आ रहा हूं मैं धीरज जी, अभी मैं अजय जी से एक चीज आ रहा हूं मैं अजय जी, एक सेकंड मैं अजय जी से जरा एक चीज पहले समझ आऊं, आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। अजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, वो केवल राजनेता नहीं हैं, तो इस लिहाज से उनकी जो ये जीत है ये आपकी जन स्वराज पार्टी कहां कब पहुंचेगी उससे ज्यादा इस बात पर केंद्रित है कि बीजेपी और आरजेडी इनका क्या क्या फायदा और नुकसान है प्रशांत किशोर के जीतने से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति, जिन परिस्थितियों में और जिस सीट से जैसे प्रशांत किशोर जीते हैं, यह असाधारण नतीजे में आता है, यह साधारण नतीजा नहीं है। चलिए, शायद मेरी आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही है। अनीता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं यही सवाल आपसे रखना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जीता है उसकी पार्टी कौन सी है, वो कितने वोटों से जीता, ये मसला नहीं है। जो जीता है वो एक रणनीतिकार रहा है और एक रणनीतिकार को जिताना आरजेडी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, बीजेपी के लिए भी हो सकता है। उनकी अपनी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा यह बात की बात है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? जिताना मीन्स ये तो जनता जिता रही है ना भैया। ये तो अभी जैसे बीजेपी वाले प्रवक्ता जो बोल रहे थे पांडे जी, उस तरह का भाषा हो गया जिताना। ये जनता तय की है कि किसको जिताना है, किसको उस पर मौका देना है, और जनता जिसको मौका दी हम उसका स्वागत करते हैं। और वो भी मेहनत कर रहे थे, अच्छा मेहनत किए, जनता तक उनकी बात पहुंची और जनता ने उन्हें चुना। रही अभी बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे कि पहले मतलब जब तक बीजेपी नहीं आई थी तो मत लूट करके सरकार बनती थी इनके अनुसार। तो इनको ये भूल गए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। क्या पिछले विधानसभा चुनाव में भी मत लूटा गया था? यानी मोदी जी भी 2014 में से जब से सरकार बनाना शुरू की है तब से वो लूट करके सरकार बनाए हैं क्या? पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और हमारी सरकार बन गई होती अगर रात भर काउंटिंग नहीं चला होता। हमेशा ईवीएम शाम तक रिजल्ट आ जाता है हर एक विधानसभा का, लेकिन पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो जहां हम 100 वोट से हार गए, 50 वोट से हार गए, 6 वोट से हार गए, उनको गिनने में पूरी रात लगी थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आप बोलें जी। मेरे तो इस तरह की बात और इस तरह से बातों को डाइवर्ट करना कोई बीजेपी से सीखे, और आज यही कारण है कि उनके हार का ये सबसे बड़ा कारण है। और वो समीक्षा करते रहे, जनता जागरूक है और मुझे बहुत खुशी है कि जेएनजी बहुत तेज है जिनको ये लोग मूर्ख नहीं बना सकते। तो आने वाला समय इनको समझ में आएगा। बहुत बना चुके, बहुत जनता को ठग चुके, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। देश में आज क्या हो रहा है देखिए, बटोगे कहते कि सबका साथ सबका विकास, और यही कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो कब कौन सा साथ और कौन सा विकास? महिलाओं को उसमें दरकिनारी कर दिया जाता है, दलितों को दरकिनारी कर दिया जाता है, कहीं आदिवासी पर मुचा जाता है, कहीं इटावा में यादव की चुटिया नोट ली जाती है, मध्य प्रदेश में यादव कथावाची की चुटिया नोट ली जाती है। अभी 2 जेएनजी बच्चियों को, एक यूपी में है और एक का एड्रेस मेरे को पता नहीं, उनको जिनको माफ कर दिए हृदय सम्राट मोदी जी, माफ कर दिए। अरे भाई, जब पहले ही समझौता हो चुका था कि बच्चों पर एफआईआर नहीं करना है, इसी बात पे जंतर मंतर में आंदोलन खत्म हुआ था। उसके बाद वो माफ कर दिए, और माफ करने का नतीजा ये है कि आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे उनको परेशान कर रहे और गाली दे रहे। चलिए ठीक है अनीता जी, हम भटकते चले जाएंगे। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में, धीरज जी ठीक है, मेरे पास आखिर का 1 मिनट है, आप अपना जवाब फाइल कर दें।
ठीक है अनिता जी, धीरज जी, यही इनकी भाषा। ये विचारधारा की बात कर रहे थे, तो जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात ये करते हैं, इसे अनिता जी मेरे पास समय नहीं बचा, आपने अपनी बात रख दी है, धीरज जी को काउंटर फाइल कर लेने दीजिए, काउंटर बात उनको कह लें। धीरज जी आपका समय है, आप बोलें। शेखर, यही इनकी भाषा है, यही इनका चरित्र है, गुंडे लफंगे। मैंने तो कहा कि आप अपना जाके मत प्रतिशत देखिए बांकीपुर में, क्यों घटा? उल्टे हम पे आप आरोप कर रहे हैं। आपके लिए तो एक पंक्ति मैं छोड़े जाता हूं कि थोड़ा अपने अंदर भी झांक जाया करो, ये इल्जाम ना आईने पे लगाया करो। आईना चीख चीख के बता रहा है कि बिहार में आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, और आईना ये भी कह रहा है कि कभी खुद के अंदर झांक जाया करो, ये इल्जाम ना आईने पे लगाया करो। ये मान लो कि तुम्हारे चेहरे पे धूल है, दूसरों पे इल्जाम ना लगाया करो, अपना चेहरा साफ करिए। आईना साफ साफ बता रहा है कि बिहार की जनता ने आपको क्यों लवारिस की तरह छोड़ रखा है, क्यों पीछे फेंक दिया है, और लगातार क्यों आपका ये हर्ष है। चलिए ठीक है धीरज जी और अनिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था इस चर्चा में। आज जो बात सामने आई है इस चर्चा में, इसमें दो राय नहीं है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के भीतरघात और नरोत्तम मिश्रा का जो भी वहां पर इंपैक्ट रहा उसकी वजह से जिस तरीके से चुनाव हारी है, उसमें कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई है, कम से कम उस सीट पर, क्योंकि ये उसकी लगातार दूसरी बार की जीत है। रही बात बांकीपुर की, तो जो व्यक्ति वहां पर अभी तक विधायक के रूप में था वो आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खुद चुनाव प्रचार करने वो गए और परंपरागत सीट रही है, 3-3.5 दशक से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही है। उससे भी बड़ी चीज यह है कि जिस व्यक्ति ने वहां पर जीत हासिल की है, यानी प्रशांत किशोर का बांकीपुर से जीतना एक बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के भीतर मैसेज कन्वे करता है कि अब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जो आरजेडी से इतर अपनी लकीर को लंबा कर सकते हैं। जो राजनीति करते हैं उनको यह बेहतर पता है कि प्रशांत किशोर का जीतना, बांकीपुर से जीतना कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा एक मैनिपुलेशन है बिहार की राजनीति में, कि आने वाले समय में बिहार में एक नया चेहरा वो इस तरीके से उभरेगा जो आरजेडी को अपनी तरह से थामने का प्रयास करेगा। और जाहिर सी बात है कि चूंकि बीजेपी जेडीयू सत्ता में है, उसको इन दोनों से अब दो हाथ करने होंगे। तो जनता के पास विकल्प होगा कि वो आरजेडी की तरफ जाए या जनसुराज की तरफ जाए, वो किसको सत्ता में लेकर के आए। और यह भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे जो इकलौते विधायक होने के बावजूद प्रशांत किशोर उठाएंगे, उनको बिहार में बहुत प्रमुख जगह मिलेगी, उनको प्रमुखता से कवर भी किया जाएगा, उनका व्यापक असर हो रहा है, यह भी सामने आएगा। नमस्कार। जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए। कितने वोट से हारेंगे? तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रशांत किशोर जी वहाँ अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई।